हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखिए और सुनिए। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। हमारी आज की एक कहानी शुभम सिन्हा की है। चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम शुभम सिन्हा है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये हमारे गांव की है। मैं बनारस के पास का ही रहने वाला हूँ। जो घटना मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ये घटना 2009 में हमारे साथ घटी थी। उस समय मैं 12th क्लास में था। शाम के समय अपने घर से बाहर निकला और मैं अपने फ्रेंड के घर पर जा रहा था किसी प्रोजेक्ट के काम के वजह से। जब मैं अपने दोस्त के घर पर जा रहा था तब रास्ते में काफ़ी ज़्यादा शाम होने की वजह से ठंड लग रही थी। शाम के कुछ 7 साढ़े 7 बज रहे थे और मैंने सोचा था कि जल्दी से 1 डेढ़ घंटे में अपना काम ख़त्म करके लौट आऊँगा। लेकिन बातों में और काम में हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 11 बज गए। उसका घर और मेरा घर कुछ 1 से 2 किलोमीटर की ही दूरी पर था। जब मैं वहां से निकलने लगा तो मेरे फ्रेंड के पापा ने मुझसे कहा कि बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन उसके पापा भी जॉब से थक कर 9 बजे ही आए हुए थे। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने कहा कि अंकल कोई बात नहीं, अभी मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं चला जाऊँगा। उन्होंने मुझे 1 से 2 बार जिद की लेकिन मैं नहीं माना। मैं जल्दी से अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल पड़ा। मैं पैदल ही अपने दोस्त के घर पर गया था। ठंड ज़्यादा होने की वजह से शायद सभी लोग अपने अपने घर पर सोने चले गए थे। मैं जब रास्ते से गुजर रहा था तब रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं बस जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था और सो जाना चाहता था। अगली सुबह में 9 बजे मुझे प्रोजेक्ट सबमिट भी करना था और अब भी मेरा कुछ काम अधूरा था जो मैंने ये सोचा था कि अब बचा हुआ काम कल सुबह कर लूँगा। और मैं जल्दी जल्दी वहां से आगे बढ़ने लगा कि अचानक मैंने देखा कि सामने एक बड़ा सा लाइट का पोल था, यानी कि बिजली का खंबा। और उस खंबे से कुछ ही दूरी पर मुझे साए जैसा नजर आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है वहां पर कोई आदमी हो। मैं जब नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। वो एक छोटी सी दुकान थी जो कि बंद पड़ी हुई थी। उसका दुकान का जो मालिक था वो भी अब वहां पर मौजूद नहीं था। और दुकान की दीवार को लगकर बहुत सारे कुत्ते थे, जैसा कि मानो वो सब अपने खाने के लिए रुके हों या कोई उन्हें खाना देने वाला हो। वो नज़ारा कुछ बहुत ज़्यादा अजीब और डरावना लग रहा था। मैंने फिर भी उस पर ध्यान नहीं देते हुए जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ाया। मैं जैसे ही वो बिजली का खंबा पार किया ही था कि वो जितने कुत्ते थे वो सब के सब उठकर मुझे देखकर भौंकने लगे। मैं अब अपने कदमों को और तेज कर लिया और ये सोचने लगा कि आज कहीं ये कुत्ते मुझे काट ना ले। मैं जल्दी जल्दी आगे जा रहा था कि अचानक से उनमें से जो एक कुत्ता था वो एकदम से मेरे करीब आ गया और बस वो मेरे पैर पर काटने ही वाला था कि मैंने एकदम से अपना पैर बचाते हुए दूसरी ओर जंप लगा दी। और फिर वो सारे के सारे कुत्ते मेरे पास आ गए। मैंने वहीं रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर उठाया और मारने की एक्टिंग किया। मैं कुत्तों को मारता नहीं, लेकिन वो मेरे पीछे ऐसे पड़े हुए थे कि मुझे ऐसा उन्हें डराने के लिए करना पड़ा। और उसके बाद मैंने देखा कि वो कुत्ते एकदम से सब कहीं भाग गए। ऐसा लग रहा था कि वो सब मेरे से नहीं डर रहे, बल्कि मेरे आसपास कोई शक्ति है या कुछ है जिसे देखकर वो लोग इतना ज़्यादा डर गए और वहां से तुरंत भाग गए। मैं वहीं पर खड़े होकर परेशान होकर ये सोचने लगा कि मेरे आसपास ये कुत्तों ने ऐसा किसे देख लिया कि ये इतना जल्दी भाग गए। तभी मेरा ध्यान मेरे बाजू में एक बड़े से पेड़ पर गया। उस पेड़ पर कोई था जो शायद लटका हुआ था या बैठा हुआ था। अंधेरे की वजह से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो पूरे काले रंग का था। उसकी आंखें लाल और पीली कलर की थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और उसके हाथ भी कुछ अजीब से लग रहे थे, जैसा कि चमगादड़ के हाथ होते हैं।
एक बार को मुझे देखकर ये लगा कि ये कोई जंगली परिंदा है या जानवर है, लेकिन इतना बड़ा कोई भी परिंदा होता ही नहीं है। मैं वहीं पर डर के मारे थर थर कांपने लगा और जल्दी जल्दी वहां से घर की ओर जाने लगा। कुछ समय के बाद मैं डरते हुए अपने घर तक पहुंच गया। घर जाने के बाद मैंने ये बात घर वालों को बताई। मेरे घर वालों ने मुझे ही डांट लगाई। अगली सुबह मेरा सबमिशन था, जो प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था। मैं जब वो प्रोजेक्ट सबमिट किया उसके बाद हम दोनों ही यानी कि मेरा दोस्त जब वहाँ से निकले तो मैंने उससे बातचीत शुरू की और मैंने उसको पिछली रात में घटी जो घटना मेरे साथ थी उसके बारे में बताया। वो भी सुनकर दंग रह गया। वो कहने लगा कि वो कोई पक्षी या आदमी नहीं होगा, हो ना हो वो कोई भूत प्रेत था। मैंने उससे कहा, देख मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वो मुझसे एक बार को यूँ भी कहने लगा कि अगर तुझे ऐसा लगता है कि वो तेरा भ्रम था तो हम लोग एक बार फिर से जाकर देखते हैं। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि यार देख, मैं तो अब दोबारा कभी वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि अगर मैं गया तो शायद मैं जिंदा ना बचूं। वो मुझे देखकर हंसते हुए कहने लगा, अरे कोई बात नहीं, हम दो नहीं हम और भी लोग मिलकर जाएंगे। वो दिन हमारा लास्ट डे था कॉलेज का भी। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, फिर हम चलते हैं। मैं, मेरा फ्रेंड और उसके 2 फ्रेंड, हम 4 लोग कुछ रात के समय ठीक वहाँ पर पहुँच गए। रास्ता बिल्कुल खाली था, सुनसान पड़ा हुआ था, अंधेरा था और ठीक उसी जगह पर उसी पेड़ के पास हम पहुँचे जहाँ पर मैंने उसको देखा था। हम वहाँ पर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक से मैंने देखा अब धीरे धीरे एक एक करके सारे कुत्ते उस दुकान के पास आकर जमा होने लगे और जमा होकर वो वहीं पर बैठ गए। वो ऐसे इकट्ठा हुए थे जैसा मानो पिछली रात में थे। ऐसा लग रहा था कि अब भी ये लोग अपने खाने के इंतज़ार में हैं। मैंने उससे कहा कि देख, मैंने तुझे जैसा बताया था वैसा ही हो रहा है। अब भी उनमें से सबकी ही नज़र ऊपर पेड़ पर थी, लेकिन पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम अभी वो कुत्तों को देख ही रहे थे कि अचानक से हमने देखा एक आदमी धीरे धीरे वहां से बड़ी सी कंबल ओढ़े हुए उन कुत्तों के पास आया और वो कंबल हटाकर उसने कुत्तों को खाना डाला। खाने में क्या था वो हमें समझ में नहीं आया। हम नज़दीक जाकर देखना चाहते थे, लेकिन वो नज़ारा बहुत ज़्यादा डरावना था, इसीलिए हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम वहीं खड़े होकर ये देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद में वो आदमी ने एकदम से हमारी ओर देखा और उन कुत्तों को हमारी ओर इशारा किया। ऐसा लगा कि उसने कुत्तों को इशारे में कहा हो कि जाकर हमें काट ले। वो कुत्ते एकदम से सब के सब अपना खाना छोड़े और हमारी ओर भागे। हम वहां से जल्दी से जी जान लगाकर भागे और भागने में हम जितने ही दोस्त थे वहां पर सब के सब एक दूसरे से अलग हो गए। मैं जिस जगह पर था वो जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब, डरावनी और जंगली झाड़ियों से घिरी हुई थी। मैं एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया था। वो कुत्ते भी जो अभी हमारे पीछे भाग रहे थे वो एक एक करके पता नहीं कहीं गायब हो गए। उसके बाद अचानक से मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई। ये आवाज़ मेरे फ्रेंड की ही थी। मैं तुरंत उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहां तक भागा। जब मैं वहां तक भागते हुए गया तो मैंने देखा कि मेरे जो दोस्त का दोस्त था वो जमीन पर लेटा पड़ा था और दर्द से चिल्ला रहा था। उसकी टांग से खून जा रहा था, लेकिन आसपास वहां कोई कुत्ते नहीं थे। हम लोगों ने उसे उठाया और उठाकर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाने का सोचा। फिर हॉस्पिटल ले गए। अब इतनी बुरी दुर्घटना हमारे साथ हुई थी कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं मेरे दोस्त को ही चिल्लाने लगा कि तुझे मना किया था, देख ये क्या हो गया। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ तो बता सकता है। मैंने कहा कि ठीक है। अगली सुबह होने के बाद हम लोग उस आदमी के पास पहुंचे। वो आदमी मेरे दोस्त के पास गया जो हॉस्पिटल में था। उसने जब वो घाव पर हाथ लगाया और आंखें बंद की, तब उसने कहा कि कल जिस आदमी को तुम लोगों ने देखा था वो आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा थी। मैंने कहा अगर आत्मा थी तो वो इंसानी शरीर में कैसे थी या फिर इंसानी रूप में कैसे आई। उसने कहा कि जो तुम्हारे सामने आदमी आया था वो एक भिखारी था और वो आत्मा उसके शरीर को अपना घर बना चुकी है और ये कुत्ते जितने भी हैं ये सब ही
आत्माओं को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यह आत्मा उन लोगों को खाना देती है, इसीलिए ये कुत्ते उसकी बात मानते हैं। भलाई इसी में ही होगी तुम्हारी कि दोबारा रात के समय वहां अकेले मत जाना। मैंने कहा कि इससे पहले तो ऐसा हमने देखा नहीं था, और शायद अभी ठंडियां चले जाएगी, लोग जब रात में 11-12 बजे तक बाहर रहेंगे तो वो लोग फिर से दिखाई नहीं देंगे। तब उस आदमी ने कहा कि वो लोग अपनी जगह कभी भी कहीं पर भी बदल सकते हैं, लेकिन इसमें चौकन्ना रहने की बात तुम लोगों की है। दोस्तों, उसके बाद फिर हम कभी भी रात के समय, खास करके ठंडियों के महीने में, उस जगह पर नहीं गए। मैं नहीं जानता था कि आत्माएं कैसी होती और कैसे दिखती है, लेकिन उस दिन ये बात तो समझ में आ गई कि आत्माएं होती है, क्योंकि वो एक साधारण आदमी जैसा दिख ही नहीं रहा था। तो दोस्तों, ये थी शुभम सिन्हा की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी पवन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पवन है। मैंने पहले भी इस चैनल पर अपनी 2 कहानियां भेज कर रखी है। उम्मीद करता हूँ कि वो कहानियां भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी ये वाली घटना की ओर। दोस्तों, ये घटना मेरी नानी के साथ घटी थी, जब उनकी उम्र 16 या 17 साल की होगी। मेरी नानी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी नानी हमेशा हम लोगों को ये कहानी सुनाया करती थी। मेरी नानी को मरे हुए अभी 8 साल हो चुके हैं। मैं घटना पर आता हूँ। मेरी नानी बताती है कि जब वो 16 या 17 साल की थी, तो एक शाम वो अपने घर पर बैठकर घर का कुछ काम कर रही थी। उनके जो माता पिता थे वो दोनों ही किसान थे, इसीलिए खेती बाड़ी का काम किया करते थे। मेरी नानी अकेले ही बैठी हुई थी और उन दोनों का वेट कर रही थी। कुछ समय में मेरी नानी की जो मम्मी थी वो घर पर आ गई, और आने के बाद वो नानी से कहने लगी कि तेरे पापा नहीं आए अभी तक। नानी ने कहा कि नहीं, वो तो नहीं है। नानी और उनकी माँ वो दोनों ही इंतजार करने लगी। कुछ समय और बीता, अब सूरज भी डूब चुका था। तभी नानी की माँ ने नानी से कहा कि तू घर पे ही रुक, मैं तेरे पिताजी को ढूंढ कर आती हूँ। नानी की माँ घर से बाहर निकली और वो उनके हस्बैंड को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। कुछ समय के बाद उनकी माँ घर पर आ गई। नानी से कहने लगी कि तेरे पिताजी तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उस टाइम पे हमेशा गांव में ऐसा होता था कि लोग रात में कई बार दारू पीकर कहीं पर भी सो जाया करते थे। तो नानी की माँ को भी यूं ही लगा। फिर नानी ने कहा कि आप घर पर बैठो, मैं पिताजी को ढूंढ कर आती हूँ। नानी घर से बाहर निकली। मेरी नानी बताती है कि रात ज़्यादा हो चुकी थी। आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10-11 बज चुके होंगे। नानी जब बाहर निकली और जाकर पिताजी को ढूंढने लगी, तब उन्हें दूर एक कुएं के पास पिताजी उनके नजर आए। पिताजी को देखकर नानी जल्दी जल्दी वहां पर गई और उनके पिताजी को उठाने लगी, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पिताजी अब उठ ही नहीं रहे थे। नानी को लगा कि शायद ये गहरी नींद में सो चुके हैं, इस वजह से हिल नहीं रहे। अगले ही कुछ देर में नानी को ये समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगी कि उनके पिताजी की बॉडी अकड़ चुकी थी, यानी कि उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन वो मरे कैसे थे, ये बात किसी को नहीं समझ में आई। नानी घर पर रोती हुई भागती हुई आई और आकर अपनी मम्मी को सारी बात बताई। उनकी मम्मी भी तुरंत ही नानी के साथ फिर से उसी जगह पर पहुंची। गांव के लोगों को, जो कि अब गहरी नींद में सो चुके थे, उन्हें नींद से जगाया गया और उन्हें उठाकर बाहर बुलाया गया। उसके बाद उनके पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, इसके बाद में नानी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। वो बस रात दिन यही सोचती थी कि उनके पिताजी की मौत कैसे हुई। 4-5 दिन के बाद नानी को उनके पिताजी के दोस्त मिले। नानी ने जाकर उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था। तभी उनके दोस्त ने एक बहुत अजीब सी, या फिर यूं कहिए कि रहस्यमयी बात बताई। उनके दोस्त ने बताया कि खेत में काम करने के बाद दोनों ही अपने अपने घर के लिए निकले, जो कि आधे रास्ते तक साथ में आए। और फिर नानी के जो पिताजी थे वो अपने दोस्त से कहने लगे कि खेत में आज मुझे एक आदमी दिखा था, और वो आदमी कुछ अजीब सा लग रहा था। वो बस मुझे घूरे जा रहा था, बार बार मेरे करीब आता और दूर चला जाता। जब भी उनके दोस्त ने पूछा कि वो आदमी फिर गया कहाँ, तभी
नानी के पिताजी ने कहा कि पता नहीं वो कहाँ गया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं वो मुझे जान से ना मार दे। नानी ने ये सारी बात अपने पिताजी के दोस्त से सुन चुकी और फिर घर पर आकर ये बात बताई। लेकिन घर पर आने के बाद जब ये बात बताई तब इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि पिताजी की तो मौत हो चुकी थी। दोस्तों, कुछ ही दिन के बाद लगभग 8 या 10 दिन गुजरे होंगे कि वही उनके पिताजी के दोस्त की भी वैसी ही मौत हुई और उसकी लाश भी ठीक उसी कुएं के पास मिली जहां पर नानी के पिताजी की लाश मिली थी। वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो सब इस बात से परेशान थे कि एक ही जैसी दो लोगों की मौतें हुई है, यानी एक ही तरीके से दो लोगों को मारा गया है। अब लोग जानना चाहते थे। तभी नानी वहां पर अपनी हिम्मत जुटाकर गांव के जितने लोग थे उनके सामने ये सारी बातें बोल पड़ी और कहने लगी कि मैं जानती हूँ ये आप में से कोई नहीं है, ये बल्कि कोई बाहर का है, क्योंकि अगर गांव का होता तो मेरे पिताजी उसे पहचानते होते। नानी मेरी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चालाक थी। गांव वालों ने नानी की बात सुनी और वो लोग ये सोचने लगे कि अभी उस हथियारे को कैसे ढूंढे। गांव में हर जगह पर बस एक ही बात का चर्चा चल रहा था कि उस हथियारे को ढूंढना है। फिर एक रात इन लोगों के साथ एक अजीब सी दुर्घटना घटी। वो कुछ यूं थी कि नानी अपने घर पर बैठी हुई थी रोज की तरह और अपनी माँ के आने का वेट कर रही थी। कुछ ही देर के बाद उन्होंने देखा कि घर के आंगन में कोई आकर खड़ा हुआ है, जिसका चेहरा किसी पेड़ के स्टेम जैसा लग रहा था और उसके चेहरे के साथ में बहुत सारे अजीब से नुकीले कांटे वाले बाल निकले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके पूरे चेहरे पर उल्टा करके कील को ठोक दिया है और वो दूर खड़ा हुआ था। उसका शरीर बहुत दुबला पतला था, लेकिन चेहरा बहुत बड़ा था। उसे देखकर यूं लग रहा था जैसा कि वो कोई बीमार आदमी है और बीमारी की वजह से उसकी हालत ऐसी हो चुकी है। फिर भी नानी ने हिम्मत से काम लिया और गेट के पास जाकर जोर से आवाज लगाई, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अंधेरा गांव में उस समय बहुत हुआ करता था। बिजली नहीं थी गांव में, इसलिए बिल्कुल साफ साफ नहीं देख पाई। वह आदमी उनके करीब आने लगा। नानी इस चीज से डर रही थी कि अभी आदमी आकर मुझे ना मार दे या फिर मेरे साथ कुछ जबरदस्ती ना करे कि अचानक नानी ने जोर से चिल्लाया अपनी माँ को, जो कि ठीक उस आदमी के पीछे से चलती हुई आ रही थी। नानी ने उसके बाद देखा कि वो आदमी वहीं पर खड़ा हुआ था और उनकी जो माँ थी उस आदमी के आर पार होकर गुजर गई और उनकी माँ नानी के पास पहुंच गई। नानी ने घबरा कर अपनी माँ को गले लगाया और उनसे सारी बात कही, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी माँ से खुद को अलग किया और उनकी शक्ल देखी तब उनका फेस अब बदल चुका था और नानी की माँ अजीब सी डरावनी आवाज में कुछ कह रही थी जो कि समझ में नहीं आ रहा था। नानी ये देखकर बहुत डर गई। वो तुरंत घर से बाहर निकली और जाकर आसपास के पड़ोस के लोगों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। नानी की माँ को जब लोगों ने देखा तब वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। फिर लोगों ने कहा कि बेटा तुम जा सकते हो, डरने की कोई बात नहीं। फिर भी नानी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और वो ये सोच रही थी कि अगर मैं आज अपनी माँ के पास चले गई तो क्या पता मेरी आज की रात आखिरी रात होगी। इसीलिए उसने अपनी माँ के साथ घर में रहना ठीक नहीं समझा और वो पड़ोस में ही एक अंकल के घर पर जाकर सो गई। अगली सुबह उठने के बाद पूरे गांव वालों ने ये चीज़ देखी कि नानी की माँ की लाश उसी घर में थी और उनके हाथ पैर अब टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। उनके शरीर पर भी पूरे कुछ नुकीले बाल उगे हुए थे जो कि वैसे ही कील जैसे दिख रहे थे। नानी ने ये बात फिर गांव वालों को जब बताई कि मैं आप लोगों से कह रही थी लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को नहीं माना। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद नानी की माँ भी उन्हें छोड़कर चले गई। अब नानी वहां नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए नानी की जो मासी थी जो कि दूसरे गांव में रहती थी, नानी उनके घर पर चले गए रहने के लिए और उस घर को हमेशा के लिए ताला मार दिया गया, यानी कि लॉक लगा दिया गया। जब नानी वहां पर पहुंची तो एक रात नानी ने देखा, शायद वहां पर पहुंचने के 2-3 दिन के बाद की ही ये बात है, कि रात के समय कुछ आवाजें उन्हें उसी घर की छत पर से आ रही थी। नानी घबरा कर
तुरंत ही जाकर अपनी मासी को उठाने लगी और उनसे कहने लगी कि ऊपर से कुछ आवाजें आ रही है। मासी ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू सो जा, तू डरी हुई है। लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने मासी को लिया और ऊपर छत पर पहुंचे। जब छत पर गए तो उन दोनों ने ठीक उसी आदमी को देखा जिसे नानी ने अपने आंगन में देखा हुआ था, और दोनों ही डर के मारे जोर से चीख लगाए। घर के जितने लोग थे वो सब के सब ऊपर आ गए और उसके बाद वो शैतान कहीं गायब हो गया। अब घर के सभी लोगों को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि नानी की जान को खतरा है। इसीलिए जो उनके मासी के हस्बैंड थे वो अगले दिन जाकर नानी की झाड़ फूक करवाई एक पुजारी जी से, और उसके बाद वो पुजारी जी ने नानी को कुछ धागा दिया था जो कि हाथ पर बांधना था और एक गले में बांधना था। नानी बताती है कि उसके बाद 2-3 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो धागा अपने आप कट गया, और धागा कटने के तुरंत बाद ही नानी ने फिर से उसी शैतान को देखा। नानी इस बार बहुत ज़्यादा डर गई और उसी पुजारी के पास दोबारा ये सभी लोग गए। पुजारी जी ने उन्हें फिर से धागा दिया और वो कहने लगे कि तुम्हारा यहाँ से कहीं दूर चले जाना ही ठीक होगा। अगर तुम यहाँ रहोगे तो वो भूत या वो आत्मा तुम्हें परेशान करते रहेगी। उसके बाद नानी की शादी हो गई और नानी गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर आ गई। फिर नानी बताती है कि उसके बाद उन्होंने वैसा कोई भी भूत प्रेत आत्मा या शैतान को कभी कहीं नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, जब नानी शादी होने के बाद शहर आ गई थी, उसके बाद नानी मरते दम तक कभी दोबारा अपने गांव नहीं गई। तो दोस्तों, ये थी पवन जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी ये कहानी कृपाली की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कृपाली है और ये छोटी सी घटना हमारे साथ घटी थी। बात कुछ आज से 12 साल पुरानी है। हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। नए घर में शिफ्ट होने के बाद जैसे ही हमारा वहाँ पर पहला दिन था, तभी से ही हमें कुछ अजीब सा महसूस होता था। मैंने ये बात मेरी मम्मी पापा से कहा। तब पापा ने तो हमारी बातों को इग्नोर किया, लेकिन मेरी मम्मी का भी ये कहना था कि जो भी मैं कह रही हूँ वो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उन्हें भी उस घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है, या यूँ कहिए कि डर लगता है। मम्मी ने मुझसे कहा कि डरने की कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन समय बीतता चला गया और ऐसे ही शायद 1 महीना हो चुका था। मैंने फिर एक शाम मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी, इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है हमें यहाँ पर शिफ्ट होकर, लेकिन अब भी यहाँ पर कुछ अजीब सा मुझे लगता है। मम्मी ने ये बात फिर पापा से कही कि हमें अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। जिसने हमें वो घर दिलवाया था, पापा ने जाकर उससे बात की। उसने तो हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, आसपास के लोगों से हमें पता चला कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी, जिनमें से 3 लोगों ने उस फैमिली में आत्महत्या करी थी, और वो तीनों ही वो फैमिली के बच्चे थे। यानी कि वहाँ पर भी 2 पेरेंट्स और 3 बच्चे रहा करते थे। वो बच्चे पता नहीं क्यों लेकिन आत्महत्या किए थे, और उसके बाद उनके जो माता पिता थे उन्होंने उस घर को छोड़कर जाना ही ठीक समझा। दोस्तों, इसमें अजीब और चौंका देने वाली बात ये थी कि जब भी मुझे कुछ ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे आसपास है, तो मुझे हर बार यूं ही लगता था कि मुझे भी आत्महत्या करना चाहिए। कई बार ऐसा लगता था कि बाथरूम में जाकर पानी की टंकी में खुद को डुबा कर मार देना चाहिए। मैंने ये सारी बातें भी अपनी मम्मी से कही हुई थी। इसीलिए मम्मी ने पापा से कहा कि शायद यही वजह है कि कृपाली भी अब तक यहाँ पर सेट नहीं हो पाई, और मम्मी ने कहा कि हमें इस घर को जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी छोड़ देना चाहिए। पापा ने इसके बारे में कई लोगों से और भी जानने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से यही बात पता चली। फिर पापा को कुछ समय के बाद एक आदमी मिला, जिसका कहना ये था कि उस घर में पहले से ही किसी आत्मा का वास था, और उस आत्मा ने ही वो तीनों बच्चों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। फिर उन्होंने ये भी मेरे पापा से कहा कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा हो, तो मेरी बात मानो और उस घर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाली कर दो। फिर क्या था, पापा घर पर आए और अगले ही 7 दिन के अंदर हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया, और फिर हम लोग जाकर दूसरी जगह रहने लगे। लेकिन दोस्तों, अब भी मुझे प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं लगता था।
बस मन एकदम बेचैन था। फिर पापा ने मुझे मंदिर लेकर जाने का सोचा और मंदिर जाने के बाद वहाँ पर पुजारी जी से मुझे मिलवाया। पुजारी जी ने हमारे नए घर में आकर एक बड़ी सी पूजा करी और फिर मुझसे कहा कि ये जो पानी है गंगा जल का, इस पर मैंने कुछ तंत्र मंत्र पड़े हुए हैं, ये 12 दिन तक रोज आना, रात के समय पीना। मैंने वैसे ही किया और उसके बाद जो भी मुझे बेचैनी या घबराहट सी महसूस होती थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कृपाली जी की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी साजिद शेख की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम साजिद है। ये घटना तब की है जब मेरे पापा ने नई गाड़ी ली हुई थी। हमारी फैमिली में अब तक कोई भी गाड़ी किसी के पास नहीं थी, यानी कि ना ही तो मेरे किसी अंकल के पास थी और ना ही हमारे पास। जब मेरे पापा ने गाड़ी ली तब घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और हम लोगों ने प्लान किया कि हम कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन वो प्लान हुआ ही नहीं उस समय और इसीलिए देखते ही देखते 6 महीने निकल गए। फिर दिसंबर का महीना चल रहा था और हमारी स्कूल की छुट्टियां भी थी। मैं उस समय कॉलेज में था, 12th स्टैंडर्ड में, और मेरी एक छोटी बहन है जो 9th स्टैंडर्ड में थी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना भी ये छुट्टी में कहीं घूमने चलते हैं। पापा ने कहा कि हाँ, बात तो सही है, अभी छुट्टियां हैं तो हमें कहीं चलना चाहिए। हम सभी लोग गाड़ी लेकर निकल पड़े और हम घूमने के लिए जिस जगह पर गए हुए थे वो जगह हमारे घर से कुछ 350 किलोमीटर की दूरी पर थी। वो एक छोटा सा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हिल स्टेशन था। जब हम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने आसपास का जो नज़ारा देखा, दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा हमें। हम वहाँ पर आराम से थे कि अगले दिन हमें ये बात पता चली कि मेरे घर में यानी फैमिली में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो बीमार पड़ चुका है, इसीलिए उसे देखने के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। पापा ने कहा कि ठीक है, थोड़ा समय रुक कर देखते हैं, अगर उसकी तबीयत नहीं ठीक हुई तो हम चले जाएंगे, वरना यहाँ पर आए हैं इतना दूर तो कुछ समय और एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन रात तक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसीलिए हमें उस पिकनिक को अधूरा छोड़कर वहाँ से निकलना पड़ा। हम गाड़ी लेकर वहाँ से रात में कुछ 9 बजे के आसपास निकल पड़े। रास्ता बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ा हुआ था। वैसे भी वो जो हाईवे था वो गांव से होकर जाता था, इस वजह से शायद हमें और भी ज़्यादा वो रास्ता बिल्कुल खाली लग रहा था। चलते चलते अचानक से पापा को एक ढाबा दिखा। पापा ने कहा कि यहाँ पर रुककर हम खाना खा लेते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। इस पर हम लोग ने भी हाँ कर दी और उस ढाबे पर हम लोग खाना खाने के लिए रुक गए। जब हम वहाँ पर खाना खाने के लिए रुके तो हमने देखा कि ढाबे का जो मालिक था वो बड़े आराम से अपनी जगह पर बैठा हुआ था और ढाबा बिल्कुल खाली था। हम लोगों ने वहाँ पर खाना खाया और वहाँ से खाना खाकर गाड़ी में बैठकर आगे निकले। थोड़ी ही दूरी पर आगे जाने के बाद मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब हो गई, उसे वॉमिट होने लगी और हम लोगों ने देखा कि जब वो वॉमिट कर रही थी तो वॉमिट में कुछ निकल कर चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसा वो छोटे छोटे कीड़े हैं। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और कहने लगा कि पापा, इसने जो वॉमिट किए इसमें से कीड़े निकल कर चल रहे हैं। पापा ने कहा, अरे तू कुछ भी देखता है, कीड़े वहीं कहीं चल रहे होंगे। मैंने कहा नहीं पापा, और मेरी बहन भी पेट पर अपने हाथ रखकर दर्द के मारे रोने लग गई और वो वहीं पर बैठ गई। हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। हमने हमारी बहन को वहाँ से उठाया और गाड़ी के पास ले आए। फिर पापा ने कहा कि आसपास कोई हॉस्पिटल देखते हैं या कोई मेडिकल दिख जाए तो वहाँ से इसके लिए दवा ले लेंगे। लेकिन आसपास हमें दूर दूर तक कुछ नहीं मिला। तभी अचानक से हमने सामने से किसी को आते हुए देखा। वो एक आदमी था जो साइकिल पर आ रहा था। पापा ने उससे मदद मांगी। उसने कहा कि ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो एक जगह पर लेकर गया हमें जहाँ पर कुछ नहीं था, बस उसकी एक झोपड़ी थी। उसने कहा कि आपकी बेटी को यहाँ पर लेकर आओ। पापा ने मेरी बहन को गोद में उठाया और वहीं पर ले जाकर रख दिया। फिर उसने मेरी बहन के पेट पर हाथ लगाया और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मेरी मम्मी ये सब खड़े रहकर देख रही थी। वो घबरा गई और उन्हें लगा कि क्या पता ये आदमी कोई जादू के मंत्र तो नहीं पढ़ रहा है। मम्मी ने ज़ोर से चिल्लाया,
जिसके बाद उस आदमी ने सिर्फ चुप रहने का इशारा किया। पापा ने भी मम्मी को संभाला कि रुक जा, देखते हैं ये क्या कर रहा है। जब वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था उसके बाद मेरी बहन और जोर से दर्द से चीख उठी और फिर से उसने एक वॉमिट की, जिसके बाद उसके वॉमिट से बहुत सारे बाल निकल कर आए। ये देखकर तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। उसके बाद उस आदमी ने कहा कि आप लोग नहीं जानते हो कि आप लोगों ने खाने में क्या खाया, और वो जानना भी ज़रूरी नहीं है। जिस ढाबे पे आप लोग रुके थे, क्या वहाँ पर आप लोगों के साथ और भी कोई था? पापा ने कहा कि नहीं, और कोई नहीं था। वो कहने लगा तो बस फिर आप लोग जिस ढाबे पर थे वो आत्माओं से घिरा हुआ था। उसके बाद पापा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हम लोगों को घर भी जल्दी पहुंचना था। और उस आदमी ने भी कहा कि अगर आपकी बच्ची की तबीयत ठीक हो गई है तो आप लोगों को यहाँ से अपने घर चले जाना ही ठीक होगा। पापा ने तुरंत ही गाड़ी शुरू की और हम सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए। हालांकि उसके बाद कई बार पापा ने ये बात कही घर पर कि मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या था, वो ढाबे वाला कौन था, लेकिन हर बार मम्मी ने पापा को रोक दिया। दोस्तों, ये इंसिडेंट बहुत छोटा सा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि वो हमारे साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शहबाज की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शहबाज है। जो घटना मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना मुझे मेरे पापा ने बताई थी। कुछ साल पहले हमारे गांव में ऐसा हुआ था कि एक आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। लोगों ने कई जगह पर जाकर उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कहीं से कुछ फ़र्क नहीं था। वो आदमी कुछ बहकी बहकी बातें करता था। दिन में भी उसे ऐसा लगता था कि उसके आसपास कोई है। वो किसी को महसूस करता था, बल्कि कई बार तो ऐसा बोलता था कि मुझे मेरे कान में ये आवाज़ सुनाई देती है कि कोई मुझे लेने के लिए आया हुआ है और मुझे जो है उसके साथ जाना है। उसकी ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता था। गांव के कुछ लोग यूं भी कहते थे कि ये पागल हो चुका है, इसीलिए अब ये कुछ भी बोलता है। लेकिन दोस्तों, गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका कहना ये था कि ये किसी आत्मा की चपेट में आ चुका है। सच्चाई क्या थी ये तो कोई नहीं जानता था। कई बार लोगों ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो वहां से कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन हाँ, तभी उन्हीं के घर में एक आदमी था जो करीब 60 साल का होगा। उसने ये बात कही कि मैं जानता हूँ इसे अब क्या करना चाहिए, और फिर वो उसे लेकर एक नदी पर गया जो हमारे ही गांव के पास से बहती थी। वो नदी पर ले जाने के बाद उसने उस लड़के को उस नदी में धक्का दे दिया। वो लड़का जल्दी से तैर के बाहर आ गया और फिर उसने सबको बताया कि अगर ये पागल होता ना तो ये डूब जाता, लेकिन ये फिर भी नदी से तैर कर बाहर आया। इससे ये बात तो समझ में आ गई कि ये पागल नहीं है। फिर उसने वहाँ से उस लड़के को लिया और पास ही में एक मज़ार थी, वहाँ लेकर चला गया। मज़ार पर कई सारे धागे बंधे हुए थे। उसने एक धागा खोला और उस दरगाह से धागा निकालकर उसके हाथ पर बांध दिया। फिर कहने लगा कि देखो, अब ये धागा इसके हाथ पर बांध दिया गया है। कुछ ही समय में अगर ये नॉर्मल ही रहा तो यानी इस पर कोई भी भूत प्रेत का साया नहीं है, लेकिन अगर ये कुछ भी उल्टी सीधी हरकत किया तो समझ जाना कि इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है। शाम का समय था, कुछ 7 बज रहे होंगे। दरगाह पर शाम में नगाड़ा बजता है। जो मुस्लिम्स होंगे उन्हें पता होगा ये बात। जब वो नगाड़ा बजता है तो जो भी आत्माएं जिसके भी शरीर में होती है वो उससे कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें करवाती है। वैसे ही उसके भी साथ हुआ। वो अजीब सा बर्ताव करने लगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि इसके शरीर में एक आत्मा का वास है और उस आत्मा को अब निकालना ही होगा। वहाँ जो दरगाह पर मौलाना साहब थे, उस आदमी ने मौलाना साहब को ये बात बताई। मौलाना साहब ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग इसे रात के समय मेरे पास लेकर आओ। और उन्होंने साथ में एक काले रंग का मुर्गा भी मंगवाया था। जब रात में सभी लोग घर के मौलाना साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने वो काले रंग का मुर्गा उनके सामने काट दिया और उसके खून से उन्होंने कुछ एक पेपर पर लिखा। पता नहीं वो क्या चीज़ लिख रहे थे।
पेपर पर लिखने के बाद उन्होंने उसको चिट्ठी बनाई और जो वैक्स कैंडल्स होती है यानी कि मोम, उससे उस चिट्ठी को अच्छे से हर जगह से पैक कर दिया। फिर कहने लगे कि आसपास में कहीं पर भी अगर तुम लोगों को कोई मुर्दा दिखाई दे जिसे दफन कर रहे हो यानी कब्र के अंदर डाल रहे हो, तो बस उसके साथ इस चिट्ठी को भी डाल देना। घर वालों ने उसके वैसे ही किया, वो मुर्दे के साथ उस चिट्ठी को भी डाल दिया। और उसके बाद में घर वालों को यूं लग रहा था कि ये जो भी आत्मा थी अब उससे पीछा छूट गया, लेकिन वो लोग गलत थे, क्योंकि ये करने के बाद उस आदमी की हालत बद से बदतर हो गई। अब वो कई बार ऐसा करता कि रास्ते में अगर उसे गोबर पड़ा हुआ दिखता तो वो गोबर उठाकर खाने लग जाता। कई बार वो कहीं कचरे के कूड़ों में पड़ा हुआ मिलता तो कई बार गटर के पास मिलता। वो बस सिर्फ गंदी चीज़ों के आसपास मिलता, उसे खाना पीना भी कुछ वैसा ही अच्छा लग रहा था। घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो गए। फिर से वो मौलाना साहब के पास गए और जाकर बताए। तब मौलाना साहब ने कहा कि जिस मुर्दे के साथ तुम लोगों ने डाले थे वो आदमी कैसे मरा था। तब उन लोगों ने बताया कि वो आदमी ने सुसाइड किया हुआ था। बोले यही आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। फिर मौलाना ने बताया कि वो कब्र को दोबारा से खुदवाना होगी और वहाँ से उस चिट्ठी को निकलवाना होगा। अब घर के लोग और ज़्यादा परेशान हो गए कि वो कब्र को वापस से खुदवा कर कैसे उसमें से चिट्ठी निकालेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि यही एक रास्ता है। इसी वजह से रात के समय वहाँ पर पहुंचकर उसके घर वालों ने मिलकर उस कब्र को खोदा और वहाँ से एक चिट्ठी निकाली। वो चिट्ठी निकालकर दोबारा मौलाना के पास आए। मौलाना ने कहा कि जो भी हमने किया था उसे दोहराना पड़ेगा, और फिर से एक मुर्गे को लाया गया और उसके बाद वही मुर्गे के खून से उन्होंने दोबारा कुछ पेपर पर लिखा और उसे वैक्स कैंडल के या फिर मोम से अच्छे से पैक कर दिया। फिर कहने लगे कि कोई भी ऐसा सुसाइड केस या कोई आदमी जल कर मर गया हो या एक्सीडेंट में मरा हो उसके साथ मत दफनाना। तभी उन लोगों ने कहा कि ठीक है। फिर अगले दिन वो लोग सभी कब्रिस्तान के पास पहुंचे, लेकिन वो दिन कोई भी वहां पर दफन होने आया ही नहीं था, यानी कि किसी की लाश वहां पर नहीं पहुंची। और उल्टा घर पर उस आदमी की हरकतें और भी ज़्यादा बुरी होने लगी। अब तो ऐसा लग रहा था कि वो आदमी नहीं बल्कि वो आत्मा ही है। वो घर की दीवारों पर ऐसा चढ़ता जैसा कि मकड़ियाँ चढ़ती। घर में जो कबर्ड रखे हुए थे लकड़े के, वो एक ही हाथ से खींचकर उसने तोड़ दिया। उसमें अजीब सी शक्तियाँ आ चुकी थी, घर में लोगों को परेशान कर रहा था। और अब रात दिन वो टॉयलेट के ही पास बैठा रहता, पता नहीं वहाँ क्या करता। कोई भी कीड़ा मकोड़ा या छिपकली उसे दिखती तो उसे तुरंत मारता और वहीं पर खाने लग जाता। उसके घर वाले उसकी इन्हीं सब हरकतों से और ज़्यादा परेशान थे। 3 दिन तक ये सब उन लोगों ने बर्दाश्त किया और फिर चौथे दिन कब्रिस्तान में एक मुर्दा दफन होने के लिए आया। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि नहीं, वो आदमी अपनी नॉर्मल ही मौत मरा था। उसके बाद उस आदमी की लाश के साथ उन लोगों ने उस चिट्ठी को भी डाल दिया और फिर अगले 7 दिन के अंदर धीरे धीरे वो आदमी ठीक होने लगा। घर वालों ने जाकर मौलाना साहब से ये सारी बात बताई और वो कहने लगे कि मौलाना साहब, अब हमारा जो बच्चा था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है और हम लोग जानना चाहते कि इसके साथ क्या हुआ था। तो मौलाना साहब ने एक छोटी सी बात बताई। वो ये थी कि रात के समय ये वॉशरूम जाने के लिए बाहर अपने घर से निकला था। गांव में अक्सर ही लोग टॉयलेट खेत में जाते हैं, तो वो भी उसी खेत में गया हुआ था और वहीं पर किसी आत्मा ने इसे अपना घर समझकर इसके शरीर में प्रवेश कर लिया। जब वो मुर्दे को दफनाया गया तो उसके साथ में वो आत्मा भी वहीं पर दफन हो गई और इसके शरीर को उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर वो कहने लगे कि जिसके साथ वो आत्मा को दफनाया गया वो आत्मा उसी मुर्दे के शरीर में चले गई, लेकिन वो मुर्दा तो मरा हुआ था, इस वजह से वो आत्मा इसका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दोस्तों, उस दिन के बाद से लेकर आज तक वो आदमी को कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, वो आदमी का ऐसा कहना था कि 7-8 दिन के बाद में जब मैं बिल्कुल ठीक भी हो गया था, उसके बाद भी कई दिनों तक मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजती थी। वो आवाज़ कुछ ऐसी होती थी
कि कोई बंद कमरे से आदमी चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो और वो अपनी जान की भीख मांग रहा हो। वो आदमी उस कमरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। जब ये बात मौलाना साहब को बताई गई तो उन्होंने कहा कि ये वही आत्मा है जो कि मुर्दे के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन अब उसका वहाँ से निकलना नामुमकिन था, इसीलिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोस्तों, उसके बाद से कभी भी उस आदमी को कोई दूसरी परेशानी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।